हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सवाल, रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि रुक्मणी के द्वारा निकाला गया प्लेटफॉर्म की बुक है, उसी का 6ठा लेक्चर। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। टोटल जो है हम प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे। कहीं ना कहीं एक दिन में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर सवाल, वो सारे सवाल जो हर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है सब्जेक्ट वाइज। तो हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, वो भी जबरदस्त विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व। ग्रुप डी का जो एग्जाम पेपर है उसी का सॉल्व पेपर। समय बहुत कम है, 23 तारीख से फॉर्म डालेगी, उसके बाद 1-1.5 महीना के अंदर जरूर एग्जाम ही होने वाला है। तो इस बार क्योंकि डिले भी नहीं होगी एग्जाम, क्योंकि आसपास कहीं इलेक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज जुड़े रहिएगा। प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व पेपर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला सवाल ही मैथ है, तो मैथ फिर रीजनिंग है, ऐसे ही सवाल पढ़ते रहेंगे। चलिए, पहला सवाल है तो समीकरण 6p² - 5p - 6 = 0, तो मूल ज्ञात करना है। मूल याद करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, यह द्विघात समीकरण में है तो इसको क्या करेंगे, तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे, तो फर्स्ट वाला जो है ना 6 और 6 लास्ट वाला, इसको गुना करेंगे तो 6 × 36 हो जाता है। 36 को ऐसे हिसाब से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी -5 आना चाहिए। तो 9 × 36 भी होती है, तो 9 और 4 से तोड़ेंगे, इसके आगे माइनस रख देंगे, इसके आगे प्लस। क्यों, तो यार अपना 5 के आगे माइनस है, तो इसके आगे माइनस, बढ़ा के आगे माइनस रखेंगे तब ना माइनस रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, तो 6p²। देखिए, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 6p² माइनस, इसको लिखते हैं 9 - 9, और यहाँ p था तो यहाँ भी p लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4p, ठीक है, -6। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, अब इसमें से 2 चीज कॉमन ले लेना है। तो 6 और 3 में क्या कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है, तो 3 ले लेते हैं कॉमन में। बच गया क्या, 3p कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6p था, तो 3 दूनी 6 और 1 p है, ये है, तो 2p बच गया, और -3 बच गया था, ठीक है। तब ना 3 × 9 हो जाएगा, और 1 p तो 1 p, ठीक है। तो 2p + -3, तो 2p - 3 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस 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 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का हमको लाना है, 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2 से गुना कर देंगे, तब ना 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4p, ये 4p आ गया, 2 × 6p, ये 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बाहर वाला एगो लिखेंगे तो 3p + 2 एगो, और ये दोनों में से कोई एक, तो 2p - 3। अब यहाँ आ गया तो 3p = -2 हो जाएगा, p = -2/3, एगो हो गया -2/3, और इधर हो गया 2p - 3 = 0, यानी p = क्या हो जाएगा, 3/2, तो -2/3 और 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ 100 सवाल पढ़ेंगे। 30 सवाल हम लोग मैथ पढ़ेंगे, 30 सवाल हम लोग रीजनिंग, ठीक है। और हर सब्जेक्ट वाइज एक मैथ रीजनिंग है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट वाइज जो है आपका मैथ या रीजनिंग हो, सबका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़े हो तो वहां पर यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। तो प्लीज विश्वास रखिए मेरे ऊपर, और प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा, एकदम स्थिर बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है कि कितने व्यक्ति जो है पिंट क्लेयर वाली आइसक्रीम खाते हैं। डायरेक्ट यहीं से पढ़ना है, ठीक है। पिंट फ्लेवर वाले आइसक्रीम खाते हैं, किंतु केसर फ्लेवर वाले आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो कि पिंक वाले मतलब खाते हैं, मिंट वाले, ठीक है, पिंट नहीं है, मिंट है। तो पिंट में कौन कौन आता है, सबसे पहले, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, केसर पसंद नहीं करता है, तो केसर वाला हम टच नहीं करना है, ठीक है। तो पिंक वाले कितना है, एगो 21 है और एगो 20 भी है, क्योंकि वो वनीला भी खाता है। वनीला का जिक्र नहीं किया, मतलब वनीला को ले लेना है, तो टोटल हो गया 20 और 21 41। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 41। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक व्यक्ति एक्स से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है, यानी 45 मीटर अगर यहां से शुरुआत किया तो ये जो है 45 मीटर आपका चल दिया, ठीक है। 45 मीटर यहां से यहां चला। अब बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। 45 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है। अच्छा, पूर्व की ओर गया मतलब इधर गया, इधर। अब वह बाएं मुड़ा
और जो है आपका इधर गया 45 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर यानी इधर गया 40 मीटर। अब बोला है कि वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर जाता है। 90 मीटर मानी ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, 90 मीटर इधर चल गया 90 मीटर। अब वह जो है फिर दाएं मुड़ा, सॉरी दाएं कि बाएं है, दाएं है, ठीक है ना, दाएं है, तो ये 90 हो गया आपका। फिर वह दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चला जाता है, यानी यहाँ से आपका 60 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। ये 40 से हमें ज़्यादा ही रखना है, 60। फिर वह दाएं मुड़ा और 135 मीटर चल गया, यानी 135, ये 90 हो गया और ये हो गया आपका 45, तो 35 मतलब इसी के बराबर हो जाएगा। तो 135 इधर चल गया, दाएं मुड़ गया, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि 135 मिनट चला, बिंदु x से y जो है किस दूरी पर खड़ा है, यानी x से यहाँ शुरुआत की थी, y अभी यहाँ है, कितनी दूरी पर खड़ा है। यहाँ से यहाँ कितना था, टोटल था 60, इतना 40 घटा देंगे, कितना बचा, तो 20 बचा, तो केवल 20 बचा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 20, और वो भी किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। अगला हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसका अंतर ढूंढना है। 13 17 में 30 कितना अंतर है, तो याद रखना है 13 का अंतर है। 30 में 44 कितना अंतर है, तो याद रखना 14 का अंतर है। 44 और 59 कितना अंतर है, 15 का अंतर है। 59 और 75 का अंतर कितना है, 16 का अंतर है। और 75 अब कितना करेंगे, 13 14 15, अब 17 16 होगी, अब 17 का जो है आपका अंतर ढूंढेंगे, तो 17 और 75 कितना हो जाएगा, 92। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 92। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक निश्चित कूट भाषा को सिग्मा को FVTZN कहा है, ठीक है। तो FNYQR को एसल्ट बोला गया, उसी प्रकार अर्जुन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या किया, SIGMA, ठीक है, उसके बाद FVTZN। देखिए अल्फाबेटिकल नंबर एकदम हमेशा याद रखना पड़ेगा, यहाँ से एकदम हर सवाल बनेगी अगर नंबर याद है। तो S का नंबर कितना होता है, तो याद रखना है S का नंबर 19 होती है, ठीक है। और F का होता है 6, इसमें कितना डिफरेंस है, तो याद रखना 13 का डिफरेंस है। अगला 13 देखते हैं, अगर आ रहा है तो वही हो, लास्ट वाला ही देखते हैं। देखिए यहाँ A जो है आपका A होता है 1 नंबर में, और 14 होता है आपका हाँ N होता है 14 नंबर में, ठीक है। अब 14 में कितना जोड़ेंगे कि 1 हो जाएगा, तो 14 में आपका 13 जोड़ेंगे, बिल्कुल 13 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 14 और 12 कितना 26 Z, और फिर 1 जोड़ेंगे तो 13 1 हो जाएगा। तो यानी 13 का डिफरेंस है, और वो भी नीचे से हमको ऊपर आना है। चलिए यही और फॉर्मूला अपनाते हैं। देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी S है, तो वही फिर 13 ही जोड़ रहा है, तो बिल्कुल वही सही है। चलिए तो ये चारों में से कोई एक जो है 13 का अपना डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अच्छा ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, अर्जुन A का है 1 और E है 5, तो E 5 1 और 5 13 का डिफरेंस नहीं है। फिर A यहाँ है, B यहाँ है, तो 1 का ही डिफरेंस है, नहीं होगा। 1 यहाँ है, यहाँ W 23 का डिफरेंस, 22 का डिफरेंस नहीं होगा। A यहाँ है, यहाँ 14 नंबर, तो 14 में 1 घटाएंगे तो 13, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कभी कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जितना भी वॉल्यूम 1 अभी हम शुरुआत किए हैं, ग्रुप डी आने तक जितने भी वॉल्यूम निकाला गया वो सारे प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने और जबरदस्त विश्लेषण के साथ पढ़ाएंगे, तो प्लीज जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग चाहे जहां कहीं भी हो वो धुआं कर देना है। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण जो है अनिवार्य रूप से मौजूद होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना उच्च गलनांक बहुत जरूरी है, उच्च गलनांक होनी चाहिए, उसके बाद उच्च प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। निम्न प्रतिरोधकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2020 में किन 2 बैंक को जो है पंजाब नेशनल बैंक में जुड़ गया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना 2020 में जो है ना आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में शामिल हो गया था। कौन, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में मिल गए थे, ठीक है। ये याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक में मिल गए थे। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1894 में, बहुत पुराना यह जो है एक बैंक है, ठीक है। याद रखना है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी,
पंजाब नेशनल बैंक। इसकी जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पंजाब नहीं लिखना है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। देखिए 18 अगस्त 2022 का तीसरा शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आते हैं। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया, कौन सा विकल्प जो है आपका गलत लक्षण बता रहा है, तो कौन सा गलत लक्षण बता रहा है। सबसे पहले क्या बता रहा है, ये प्रोटीन उत्पादक करने वाले लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जीन बिल्कुल सही है। ये डीएनए में खंडित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जीन जो है डीएनए में खंडित होते हैं। प्रत्येक जन्य कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन तो लगातार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करते हैं, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका धारावाही चालक इस्तेमाल करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, ठीक है, 9-10 में हम लोग पढ़े थे, तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एक अंगूठा होती है, अंगूठा क्या करती है, तो यार चालक की बल की दिशा को बताता है, ठीक है। एक अंगूठा होती है, उसमें बल की दिशा बताएगा। उसके बाद एक मध्यमा होती है, ठीक है, एक मध्यमा होती है, वो क्या करती है, धारा की दिशा बताती है। और तर्जनी होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यह रखना है, यह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक ये फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम बताती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार रीजनिंग का सवाल है। सवाल है कि 18, 16 और 20 में कैसा संबंध है कि उसी प्रकार 144, 36 और 24 का संबंध है, ठीक है। और यही चारों में से कोई एक में यह कूट साबित हो रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले 18, 20, 16 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखा जाए तो हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अगर 20 को 4 से 20 को 80 से भाग देंगे तो 20 80 के बार में 4 बार में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बीच वाला आ गया बिल्कुल। उसी प्रकार 24 को 144 से भाग देंगे तो कितना होता है 6 बार में भाग होता है, 24 6 का 144, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो यार 36 होगा। बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट वाला को हम लोग भाग देंगे और उसी का स्क्वायर कर देना है, तो कौन वाला हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले क्या दिया गया है, यही वाला 27 का 189 से भाग देंगे, ठीक है। 27 का 189 से भाग देंगे तो 7 बार में लगता है, 27 7 189 होती है, इसका स्क्वायर 49 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे सवाल कहाँ से बन रहे हैं। 11 नंबर सवाल, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, तो याद रखना है मनुष्यों में जो ना छोटी आंत जो है आपका वह उत्सर्जन अंग के रूप में नहीं काम करता, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा उत्सर्जी अंग कौन कौन से है ये हमें याद रख लेना, उससे सवाल यहां से बन जाएगी। तो याद रखना सबसे पहले उत्सर्जी अंग कौन है, एक तो स्किन है हमारा जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। उसके बाद वृक्क यानी किडनी है मेरा उत्सर्जी अंग, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका यकृत लीवर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका फेफड़ा जहां से सांस लेते हैं, ये सारे उत्सर्जी अंग है। उसके बाद हो गया आंत, ठीक है, त्वचा वृक्क यकृत फेफड़ा आंत, बढ़िया। तो ये सारे जो है ना आपका उत्सर्जी अंग है। छोटी आंत उत्सर्जी अंग नहीं है, याद रखना है छोटी आंत उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमईज क्षेत्र के वृद्धि और विकास की सहायता के लिए प्रयोजनार्थक भारतीय संसद के अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है, कौन सा है, तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है सिडबी। 1990 में स्थापित की गई थी सिडबी की, ठीक है। यह एक लघु और मध्यम वर्ग के जो विकास सहायता के लिए प्रयोजनात्मक जो है एक वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यार ना सिडबी की स्थापना। देखिए एक्स्ट्रा जितने भी बता रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में भविष्य में पूछने की कतई संभावना है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ कुछ बता रहे हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह याद रखना, इसकी स्थापना 2 अप्रैल याद रखना है 2 अप्रैल सिडबी की स्थापना, ठीक है। सिडबी की स्थापना होती है याद रखना 2 अप्रैल 1990 को, एकदम डेट एकदम हमेशा याद रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं होता है, कौन सा जो अपने स्थान से सुमेलित नहीं होती है, तो सांता क्रूज बैलिसिका ये कोची में है, बिल्कुल ये सही है। अगला सवाल, बैलिसिका ऑफ बॉम जीसस ये कहाँ, तो बिल्कुल ये गोवा में स्थित है, सही है।
सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। ये सेंट जॉर्ज वाइल्डरनेस जो चर्च है यह पुदुचेरी में है, तो ये गलत बता रहा है, ये सी नंबर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पुदुचेरी में है, ये गलत है। उसके बाद बता रहा सेंट पॉल कैथेड्रल, ये कोलकाता में, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। देखिए बेसिक सवाल 9, 10 का एकदम बेसिक सवाल है ये सब, ठीक है। ये सब तो हम लोग भूल गए थे, तो प्लीज जो है आपका बेसिक भी बताया जाएगा, कोई चीज की दिक्कत यहाँ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो क्या होती है मूलों की प्रकृति, D = B² - 4AC। याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है। B किसको बोल देंगे, बीच वाला को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर होती है तो 5 × 25 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सही है। 4 का 4 लिखेंगे, ए हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट में कुछ है नहीं है यानी 1 लिख देंगे। दूसरा सी में कितना है, तीसरा में 7, तो 7 लिख देंगे। ये हो गया आपका 7 दूनी 14, बीच में माइनस है, इधर 25 हो गया। तो कितना इसको घटाएंगे, तो याद रखना ये हो गया आपका 7 × 28 होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, 7 × 28 होती है। तो ये हो गया आपका -3। अच्छा -3 आ गया, यानी जीरो जो है ना इसमें बड़ा है, जीरो आपका ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक मूल जो है ना अवास्तविक हो गया। जीरो बड़ा हो गया यानी अवास्तविक मूल हो गया, ठीक है। तो अवास्तविक मूल कौन हो गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद हो गया। अगला सवाल, D² + 1/D² = 18 दे दिया। D बड़ा है 1/D से, तो DQ - 1/DQ = वॉट। वहां से सवाल ग्रुप डी के ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं, तो ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होती है A - B का होल स्क्वायर, तो उसी को बनाते हैं, ठीक है। माइनस में पूछा है तो माइनस से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D - 1/D का होल स्क्वायर = क्या होगा, D² + 1/D² - 2 × A × B, यही होता है, ठीक है। ये D कट गया, -D बचा खाली, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर होगा आपका, ये हो गया आपका D - 1/D, ये स्क्वायर है उधर चल जाएगा, तो √, यानी √ ये D² + 1/D² का मान क्या दिया, 18, तो यहाँ 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये -2 तो ये -2, टोटल का रूट था तो टोटल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 में 2 गया तो कितना हो गया, 16 का होता है कितना √ में 4, यानी D - 1/D का मान कितना हो गया, D - 1/D का मान हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब इसी का क्यूब निकालने बोल रहा है, तो क्यूब निकालने के लिए यानी इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। और इधर देखते हैं तो इसका मान कितना हो गया, तो A³ A - B का क्यूब होती है, तो A³ यानी D का क्यूब प्लस 3A, ठीक है, 3A ये भी लिख सकते हैं, 3D ये भी, तो ये हो गया आपका 4 का क्यूब प्लस 3 × 8, यानी A को D मान है तो यानी 4, तो ये 4 × 12, इधर 16 प्लस 4 × 12, ठीक है। सॉरी ये क्यूब है तो 16 × 64 होगा, सॉरी, तो 64 + 12 कितना हो गया, तो यार 76 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगर आपको कहीं, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में एकदम बिल्कुल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस देख लीजिएगा, मतलब इसी को पीछे करके देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, ABCDE नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और 5 डॉट दे देना, ठीक है। ये हमारा 5 जगह हो गया। ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा हुआ है। ए जो है ना मध्य स्थान पर नहीं बैठा हुआ, यानी ए यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर है, यानी या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ठीक है। तो सी को कहाँ कहीं मान लेते हैं, या तो ये यहाँ है या तो ये यहाँ है, ठीक है, दोनों में से कहीं एक जगह है। बी और डी जो है ना पंक्ति के सिरों पर बैठा हुआ है, तो याद रखना है, मान के चलो ये बी है और ये डी है, पंक्ति के सिरों के मध्य यानी अंतिम में बैठा दिए है। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ है, अगर यहाँ सी है, यहाँ बी और डी है, तो ए भी बीच में नहीं बैठा हुआ था, कौन बच गया, तो बिल्कुल डी बच गया।
सॉरी डी, सॉरी ई बच गया, तो ई एकदम मध्य में बिल्कुल डेफिनेटली बैठा हुआ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब का कंडीशन जो दे दिया था ना, हालांकि अस्थाई नहीं था, अस्थाई रूप से था, अस्थाई रूप से, तो ये कंडीशन बता रहा था, लेकिन ई का जिक्र नहीं किया गया था और ये सब कहीं बीच में भी नहीं बैठा हुआ था, ई यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उस नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों को अप्रदन करता है, तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है उसे विसर्प कहा जाता है, मेंडर्स कहा जाता है, याद रखना है क्या कहा जाता है? विसर्प, यानी सपेरा वाला जो वर्ग होती है ना, ऐसे नदी चलता है, इसी को विसर्प कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, रीजनिंग का सवाल बहुत ही शानदार। PORTUGL को UTRPOLGA क्या किया है? सारा वर्ड जो है ना एक ही जगह से दिख रहा है, तो क्या कर दिया यहाँ पर जो आपका अक्षरों के अनुपार, अक्षरों के आधार पर ना अवरोही क्रम में बता दिया, यानी यहाँ पर जो है ना अवरोही सबसे लास्ट में कौन है? जेड नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो यू है, तो बिल्कुल सबसे पहले यू, उससे पहले अल्फाबेटिकल में कौन है? टी है, उसके बाद कौन है? आर है, उसके बाद पी है, बस अल्फाबेटिकल के रूप में आधार में किया, बस यहाँ समझ जाइए अल्फाबेटिकल में, ठीक है। तो उसी प्रकार इसी चारों में से कोई एक हम लोग कर देना सबसे पहले, तो याद रखना इसको क्या करेंगे, तो अमृतसर, अमृतसर को सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में क्या होता है? आर होता है, RST, सॉरी एस आएगा, RST, हाँ एस आएगा, एस नहीं टी भी है, टी भी, सॉरी टी भी है, तो टी लिखेंगे, तो टी हो गया, उसके बाद एस हो गया, ठीक है, ए वाला का टी, फिर एस, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका टी हो गया, एस हो गया, उसके बाद एम, नहीं आर है, तो डबल आर, दो गो है, डबल आर हो गया, TS डबल आर, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका TS डबल आर, TS डबल आर, TS डबल आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, TS डबल आर, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, यहाँ सवाल बनते हैं ऐसे, पाई चार्ट से सवाल जरूर बनते हैं ग्रुप डी में। राज्य ए है जो कि हल्का डार्क में दिया गया, और राज्य बी जो है डार्क में दिया गया, ठीक है। यहाँ बोला गया कि दिए गए सभी वर्षों में कुल बी का औसत जनसंख्या लगभग कितनी होगी? बी का औसत जो लगभग कितना होगा, तो बी वाला में कितना हो जाएगा? सबसे पहले बी में कितना है? फर्स्ट वाला में 38 है, तो यहाँ 38 लिखेंगे, फिर दूसरा वाला में कितना है? 52 है, तो यहाँ 52 लिखेंगे, फिर कितना है? फिर 58, फिर 60, फिर 68, फिर 72, सबको जोड़ देना, एवरेज निकालना, तो सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 348 हो गया, और के को संख्या 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना है, तो 58 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? देखिए आधुनिक भारत की जो ना बहुत बड़ी पहचान इन्हीं महापुरुषों के द्वारा दी गई थी भारतीय क्षेत्र के आधार पर, तो यहाँ से सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछना एकदम कतई संभावना है, 110%, तो प्लीज ऐसे सवाल जरूर रहिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने किया था, बहुत ही बड़ा नाम है भारतीय क्षेत्र की में, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है ना शिक्षा, उपनिषद, गीता के दर्शन का आधार बनाकर इन्होंने विश्व के मानवीय मूल्यों को शिक्षा दिलाया, ठीक है। इन्होंने 1893 में शिकागो, कहाँ स्थित है? शिकागो, तो याद रखना है अमेरिका में स्थित है। शिकागो में जो है ना वह प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, और इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की नेतृत्व किया था, ठीक है। किसने? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। कलकत्ता के समीप जो है 12 नगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, कहाँ? तो याद रखना है कोलकाता में, समझ में आ रही है? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के 12 नगर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी इसे कहा जाता है, नव हिंदू जागरण, याद रखना है नव हिंदू जागरण भी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अच्छा, और एक बहुत बड़ा नाम है, याद रखना उसका नाम है दयानंद सरस्वती, बहुत ही बड़ा नाम भारतीय क्षेत्र में, ठीक है।
दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1875 में, याद रखना है 1875 में बॉम्बे में, उस टाइम तो बॉम्बे था, तो याद रखना उस टाइम बॉम्बे में किस संस्था की स्थापना की थी, तो याद रखना है आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ से भी सवाल बनने की चांसेस 110% है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, और एक नाम है, बहुत ही बड़ा नाम, राजा राम मोहन राय, इसको कौन भूल सकता है, बहुत ही बड़ा नाम, राजा राम मोहन राय, बहुत ही बड़े महापुरुष में से एक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे, जो 1817 में ना कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखना है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके साथी कौन थे, एक ब्रिटिश थे डेविड हेयर, याद रखना है, डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही शानदार, यहाँ से हम लोग तीनों महापुरुष के बारे में जान लिए। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये भी सही है। दूसरा बता रहा है वक्रता और केंद्र की आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलना, फोकस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला सवाल, कार्बन में किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होती है, किसके कारण जो होती है, तो याद रखना है यह छोटे परमाणु आकार के रूप में। चलिए अगला सवाल, चलिए दी गई श्रृंखला में आगे अध्ययन करेंगे और पूछे गए प्रश्न पे उत्तर दे। सबसे पहले बता रहा है, पानी पी लेते हैं, तो सोचे क्या होगा। तो हाँ, ऐसे ही नंबर में हमारे पास नंबर दे दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या है, तो खोजते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सम संख्या कौन वाला, एगो ये वाला है, ठीक है, बीच में सम संख्या, उससे पहले विषम संख्या, उसके बाद 5 है, यानी एक अभाज्य संख्या, यानी 1 मिल गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, हाँ ये वाला है, एक बीच में सम संख्या, उससे पहले विषम संख्या, उसके बाद में अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या, याद रखना, ठीक है। तो 2 निकल गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उस विकल्प का ढूंढना है, जैसे 64 को 81 का, 121 को 144, 169 को क्या बोलेंगे, ये सवाल बन रहा है, ठीक है। तो 64 किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर आपका हो गया 11 का स्क्वायर, फिर हो गया 12 का स्क्वायर, मतलब एक बाद ही। तो 169 किसका है, 13 का स्क्वायर, तो उसके बाद क्या होगा 14 का स्क्वायर, बिल्कुल 196, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस को गुना, गुना को भागा, भागा को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी के आधार पर बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 13, माइनस को प्लस कर दिया 17, गुना कर दिया है प्लस को 24, भागा को माइनस 54 कर दिया, और गुना को भागा कर दिया 18, और प्लस को गुना कर दिया 28, और गुना को भागा कर दिया है 14। डायरेक्ट कर दो, 14 तो नहीं 28, ये कर दो 18 दिया 54, बीच में गुना है, याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, हाँ यहाँ माइनस है, और 24 गुना 17 कितना होगा, 24 गुना 17, 17 चौका 68, 34 और 6, हाँ हो गया आपका 408 प्लस 13। बस इसको जोड़ देना, इधर 3 दूनी 6, माइनस घटा देंगे 306, तो 421 हो जाएगा इधर, और माइनस 6 घटा देंगे 415। देख रहे कितना आसानी बन गया। तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 415, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी शिखर से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, तो याद रखना पूर्वी क्षेत्र से अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना तार के लंबवत तल के वामावर्त उल्टा हो जाएगा, यानी वामावर्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि बीच में यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है उस जगह पे क्या हो जाएगा। तो बी एक्स है, टी है, हाँ अगर अच्छा हो सकता है यहाँ अगर x है
अगला जगह वाई हो जा रहा है, फिर जेड आ जा रहा है, मैंने एकों को बढ़ रहा है। यहाँ देखिए वहाँ यहाँ वाई हो जा रहा है, फिर जेड हो जा रहा है, मतलब एकों को बढ़ रहा है। तो अगर हम बी है, बी के बाद लिखते हैं एच, ठीक है, बी के बाद एच लिखते हैं, तो फिर क्या है एक्स है, ठीक है, उसके बाद बी एच एक्स लिख देते हैं, फिर क्या है टी है, फिर क्या लिखेंगे, फिर एम लिखते हैं। देखिए कितना शानदार बन रहा है, एच एम, हाँ सही जा रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे एच और फिर वाई। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक और बढ़ रहा है, एक्स वाई लास्ट वाला बढ़ रहा है, एच एच यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा आगे तब तक ढूंढ लेते हैं, वाई तक हो गया। अब फिर हमें यहाँ खाली जगह दे दिया है, मतलब फिर अब क्या लिखेंगे, तो यार में टी लिखेंगे, फिर एम हो गया, फिर बी और फिर एच। अच्छा सब तो हो गया, टी एम बी एच, टी एम बी एच। फिर अब क्या हो जाएगा आपका, तो ये हम शुरुआत में क्या लिखे, एच लिखे, बी एच एक्स, फिर टी एम बी एच, टी एम बी एच, मतलब सही जा रहे थे, ठीक है। तो कौन आ जाएगा, एच एम बी एच एम बी एच एम बी कहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान सवाल था। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौह के साथ जलता है और यह एक सफेद पदार्थ एक्स की परिवर्तित हो जाती है। एक्स क्या है, ये 9 जो है क्लास उसी का सवाल है। तो बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, वायु ऑक्सीजन की एक जैसे ही संपर्क में आते हैं वह चमकदार लौह के साथ जलता है, वह होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 मीटर व्यास वाले एक बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई क्या होती है, 2 पाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है बेलन का, तो याद रखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये सब याद रखना है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। इसका मान दे दिया है 330, ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, सबका मान बैठाएंगे 2 इंटू 22/7, ये आर, ये व्यास कितना 10, यानी आर हो जाएगा 5, ठीक है, और उसके बाद एच नहीं पता, प्लस आर 5 इजिकल टू 330 हो गया, ठीक है। ये एच प्लस इसको इधरे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका, जो नीचे है उधर ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा जो ऊपर है वो सब नीचे आ जाएगा, 2 गुना 22 गुना 5, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, मतलब एक 0 इधर 0, 5 6 30, ये 2 तिया 6, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर 7 तिया 21/2, ठीक है, 21/2 हो गया, यानी h प्लस 5 इजिकल टू 21/2 हो गया। तो ये 5 फिर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5, यहां तक समझ गया। आगे बढ़ते हैं, h प्लस 5 इजिकल टू 21/2, ये 5 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो 5 दूनी 10, यानी 21 माइनस 10/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 11/2, यानी 5.5, बिल्कुल 5.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। तो किसकी परमाणु त्रिज्या जो है ना सबसे बड़ी होगी, तो याद रखना आयोडीन की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो आयोडीन की परमाणु त्रिज्या जो है 198 pm होती है, तो आयोडीन की हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 60 होती है, 60 pm याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो एलिमेंट है उसकी परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ती है, कुछ नहीं होती, क्या होती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं पता है तो अगला हम सेशन में बता देंगे, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर सवाल आपसे है, बहुत ही उम्दा सवाल है, इससे सवाल बनते हैं। बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु त्रिज्या जो एलिमेंट की है, परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ती है, कुछ नहीं होती है, पहले घटती पहले फिर बढ़ती है, ऐसा क्या होती है? आप सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप सिंसियर मतलब तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल 31 नंबर। एक कक्षा में 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सलभ जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। तो सलभ जो है सबसे पंक्ति में यहाँ पर खड़ा है लास्ट में, ठीक है। सलभ और किमाया के बीच में केवल 8 व्यक्ति है। अगर मान के चलो किमाया यहाँ रख दिया तो इसके और इसके बीच में 8 व्यक्ति है, ठीक है, बीच में है, इसको दोनों को नहीं जोड़ा गया। चलिए अगला, सलभ और किमाया के बीच में 8 व्यक्ति है, 8 विद्यार्थी, सही है। विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है। विराली जो है ना, विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है। विराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो यार रखना ये 26वें स्थान पर है, बिल्कुल ये 26वें स्थान पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये टोटल था 72, ठीक है, 72 और ये 8 है और ये 1 9 ये 10, मैंने 72 में अगर 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यार ना 72 में अगर 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 62। 62 में अब 26 घटा देना है, 62 में अब 26 घटा देना है, ठीक है। तो 62 में अगर 26 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है लेकिन जुकाम से पीड़ित नहीं है? हमें जुकाम हुआ है। चलिए, तो चिकन पॉक्स और एलर्जी से कितने लोग जो है आपका पीड़ित है, ये सवाल कर रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो एलर्जी वाला ये हो गया, चिकन पॉक्स ये हो गया, ये जुकाम हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले कितने लोग, दोनों, केवल दोनों ही है लेकिन जुकाम से पीड़ित नहीं है। तो जुकाम से जो भी घेरे में आ रहा है वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये क्यों हो जाएगा? 17 यहाँ राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स भी है और एलर्जी भी है। 32 तो केवल चिकन और ये 45 तो केवल एलर्जी था। तो 17 दोनों में, तो 17 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव को उल्लेख नीचे दिया गया। गलत कथन हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या बोला कि मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति होती है, सही है। लैंडफिल्स में भेजे गए अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चलिए मैथ आता है, छोटा कर देते हैं। एक बिजली बिल में 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक 2 किस्तों में छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले क्या किया, एक कोई भी बिल है, तो अगर मान के चलो कोई बिल है एक्स मान लेते हैं, इस पर 32% की छूट दिया गया, यानी 32% की छूट दिया गया तो कितना हो गया? तो 32% की छूट दिया गया यानी एक्स का 32%, तो 30 हो गया आपका 70 और 2 घटा देंगे तो हो गया 68। तो एक्स का 68% और फिर क्या किया, माइनस फिर एक्स का 2 बार 20% कमी कर दिया, यानी 80/100 इंटू 80/100, ठीक है। ऐसे सवाल बना सकते हैं। इजिकल टू आपका हो गया आपका 25। सवाल ऐसे बन सकता है, बहुत इजी है, यहां से बन जाएगा, ठीक है। अगर ये सवाल नहीं बना चाहते, ये भी बन जाएगा, बहुत इजी है ये सवाल अगर नहीं बनाना चाहते और भी शॉर्ट बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 20% और 20% 2 बार क्रमिक छूट दिया गया। तो सबसे पहले 20 80 था, 20% घट गया तो 80, फिर 20% यानी फिर 80 हो गया, तो हो गया आपका 88 64 और 100 से घटा देंगे यानी 36% हो गया। और दे रहा था कितना, 32%, तो 36 में 32 घटा देंगे, कितना हो गया 4%, यानी 4% हो गया आपका 25 के बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 25 है, नहीं 4 से इधर 100, इधर 25 बार में कटेगा तो 25 25 625 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 625। बहुत ही बेसिक सवाल था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल, उनमें से 40% पुरुष है, 35% महिला है और शेष बच्चे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शेष बच्चे हैं। सबसे पहले क्या करा है, 40% है यानी 40 है, उसके बाद 35 है और शेष कितना बच गया 25, तो ये बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या भैया 70 किलोग्राम इसका भार है। अच्छा इसको छाट सकते हैं इसको, तो 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, इसको छोटा कर देंगे, आसान हो जाएगा।
ये पहला वाला 70 किलोग्राम है यहाँ, और दूसरा वाला जो है 60 किलोग्राम है, और तीसरा वाला 30 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 7 या 56, 560, 742, 420, 5 या 15, 150। इसको सारे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1130। और टोटल नंबर कितना है, तो टोटल बच्चे जो आपका कितना है, तो याद रखना टोटल बच्चे जो आपका, टोटल मतलब मतलब मेंबर, तो याद रखना टोटल मेंबर जो है ना आपका 8 7 5 12, 8 7 5 20 जो है आपका मेंबर हो गया। मतलब 1130/20 राइट आंसर हो जाए। 1130/20 यहाँ पर जो है आपका ये है, ठीक है, मेंबर है। ये 8 7 5 कहाँ से है, सबको छाटे थे ना। 80 का कितना लिखे थे 8, 35 का 8 5 40, तो 5 से काटे थे 5 7 35, और 7 25 था 5 5 25, 8 7 5 20, तो 20 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 56.5। बिल्कुल 56.5 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 बहुत ईजी है। पहला बता रहा है कि यदि पहला घटक सम है, ऑप्शन में कहीं सम है नहीं, पहला वाला गलत हो जाएगा, बस ऐसे ही छाट देना तुरंत। दूसरा वाला, यदि पहला घटक विषम है, ऑप्शन में विषम है, ये वाला विषम है, ये वाला विषम है, मतलब इसको पढ़ना सीरियस है। और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। और पहले और अंतिम को यथावत अगर रख दिया जाए, अर्थात पहले और अंतिम घटक में, तो कूटबद्ध कौन सा सही बताएगा, तो कूटबद्ध जो है आपका सही कौन बताएगा। तो पहला और अंतिम को अगर रख दिया जाए, तो पहला और अंतिम को अगर रख दिया जाए, हाँ, दिए गए प्रश्न शर्त के दूसरा के आधार पर पहला और अंतिम यथावत रखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 7, उसके बाद एल है, एल, ठीक है, उसके बाद एन है, एन, जे, ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 7 स्टार, एल का स्टार, एन का हैज, ई प्रतिशत, जे 3, F3 किधर गया है, नहीं जे 3, F हो गया आपका @ और 6 हो गया 6। तो बिल्कुल यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, शानदार सवाल, प्रतिरोध से सवाल डेफिनेटली बनते हैं। देखिए यहाँ से सवाल जो है आपका न्यूमेरिकल का सवाल लगभग 5 सवाल रहेगा, साइंस का न्यूमेरिकल जो है ना 5 सवाल रहेगा डेफिनेटली। और हम 2-3 लेक्चर भी अपलोड किए हैं, सारे चैप्टर का एक क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके या मेरे चैनल में जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है हमें निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित किया गया है, इसको हमें धारा निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, धारा यानी प्रवाहित धारा का मान क्या होती है, R1 + R2, ठीक है। R कितना 3 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 7। और I = यानी धारा = क्या होती है, V/R, V = IR होती है, तो I = V/R। V कितना निकला, V मेरा दिया है 5, यहाँ V दिया है ना 5, तो 5, और R कितना है 7, तो 5/7 राइट आंसर हो जाएगा, 5/7 एम्पियर। तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार, 40 35 35 x क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सामने सामने वाला गुना करेंगे, दूर दूर वाला गुना करना है। तो ये सामने सामने वाला गुना करेंगे, तो 35 × 35 = 40 × x, ये 40 इधर कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, खत्म। ये काट 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 21 3 24, और इधर 8, 245/8 ऑप्शन है ऐसा, 245/8 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरुआत हुई थी, तो याद रखना 2012 में, बहुत ही बड़ा सवाल है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, सवाल यहाँ से बनते हैं, डेट भी याद रखना 18 अप्रैल। अगला सवाल, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच में किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर हुए थे, तो यह 1892 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 125, बेईमानी से उस बाट पर उपयोग करते हैं और जो वास्तविक बाट से 30% कम कर देता है। तो यह रखना, वास्तविक जो है ना बाट से 30% कम कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि वह टोटल 1000 मतलब दे रहा था, ठीक है, 1000 ग्राम। अब वह क्या किया, 25% की लाभ पर दिया, यानी 1000 इंटू यह हो गया 125/100, तो कितना हो गया, तो यह हो गया 1250, काट छाट कर देंगे, 2 जीरो 125 1250 हो गया। अब यह क्या कर रहा है, 30% इसमें कम कर दे रहा है, तो यार ना 30% जो है ना कम कर दे रहा है। तो ये हो गया आपका 1250 का 30% क्या हो जाएगा, तो यार ना 1250 का 30% हो जाएगा 1250 का डायरेक्ट 730 है ना, तो 70% निकालते हैं। ये 2 जीरो ये 2 जीरो करिए, 7 बचे 35, 3 7 दूनी 14 15 16 17 1 सही जा रहा है। अच्छा 30% ही कम करने बोल रहा है, तो अच्छा यहां से भी मिल जाएगा, 7 बचे 35 ना, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाएगा। फिर से सबसे पहले क्या किया, हाँ 1250 तक हम लोग निकाले थे 25% लाभ के बाद। अब क्या किया, 30% की कमी कर दिया, यानी इसमें 30% की कम कर देते हैं, तो ये हो गया 125, 5 × 15 1 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 3 1 3 1 4। 30% की अगर हम कमी कर देते हैं तो 30% की 475 की कमी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, याद रखना है। वास्तविक बजट में 30% की कमी कर दे तो याद रखना 700, 1250 और 700 हो जाता है। अब 700 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 550 होगा। अब इसी का लाभ निकालना है, तो 550 जो है आपका टोटल है 700 इंटू 100, इसको निकालना। तो 2 जीरो कर गया, ये हो गया आपका 7 8 7 7 49 7 8 56 7 5 35 7 7 49, मतलब 78 57 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बहुत इजी है, दो संख्याओं का जो योग है वह 32 है, यानी अगर पहला वाला x मानेंगे दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x + 18। अब ई दोनों का जो अधिक है, यानी ई दोनों अधिक माने अंतर, ये दोनों का अंतर करेंगे, अच्छा योग बोल रहा है, मतलब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये x 2x इजिकल टू +18, उधर -18 हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, याद रखना 14, तो 2 7 14, यानी दूसरा वाला संख्या 14 हो जाएगा और तीसरा वाला संख्या 25 हो जाएगा। 18 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, सॉरी 44 नंबर सवाल, बहुत ईजी है। 8 का स्क्वायर यानी 8 को 2 बार लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 9 लिख सकते हैं बिल्कुल। 64 किसका है, रूट, तो यार ना ये 8 8 64 8 का है, और 81 किसका है, 9 का है। ये 9 9 कट गया, ये 8 8 कट गया, बच्चा सिर्फ क्या, तो यार अच्छा ये क्यूब में है, सॉरी 3 × 9 होती है, ठीक है, ये क्यूब में था, तो 3 × 9 होती है 27 हो जाएगा वहाँ पर, तो और को 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 9 कट गया, 3 8 24 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उमेश जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, यहां से दक्षिण पश्चिम ये हो गया, ठीक है। अब वह क्या किया, मुख करके खड़ा, इधर मुख करके खड़ा है, वह 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 90 किलोमीटर दाहिने ओर गया, दक्षिण मतलब दाहिने की ओर गया, तो यार रखना 90 किलोमीटर अगर वह दाहिने की ओर गया, यानी ये हो जाएगा इतना हो गया 90 किलोमीटर। अंत में वह 90 किलोमीटर फिर वामावर्त की ओर गया, तो वामावर्त की ओर गया, तो ये हो गया आपका अंत में वह 90 किलोमीटर वामावर्त की ओर गया, तो वामावर्त हो जाएगा आपका, सॉरी चलिए मेन पॉइंट यहां है, ठीक है। अब दक्षिणावर्त जो है वह किधर खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम की मुख करके खड़ा है, ठीक है, या इधर मुख करके खड़ा हुआ है। फिर वह 90 डिग्री जो है ना वह दक्षिणावर्त में घूमता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, हाँ ये सही है, यहां तक चल गया। अब फिर वह जो है आपका अच्छा ये तो पढ़े ही नहीं थे, 135 डिग्री जो है दक्षिणावर्त की ओर गया, ये दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री
दक्षिणावर्त। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया फिर 45, 90, और ये हो गया आपका फिर 45, तो मतलब ये हो गया 135। तो यहाँ से यहाँ जाएगा 135, ये पूर्व की ओर चल गया। अब वह अंत में फिर 90 डिग्री बामा साइड गया, तो 90 डिग्री फिर बामा साइड गया, तो क्या फिर वही चल गया उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर की ओर उसका मुख है। 46 नंबर सवाल आते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो है आपका 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर मतलब बैठा हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है कि सब केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है। अब बोल रहा है कि ओ जो है ना एन के बाएं और दूसरे पर खड़ा है। ओ जो है अगर वो यहाँ रखेंगे तो एन के बाएं और दूसरे पर खड़ा है, इधर बाएं और दूसरा पर खड़ा है, बिल्कुल। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पी रखेंगे तो के दाएं से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है। एम एल के दाएं और ठीक बगल में है। एम जो है ना एल के ठीक दाईं ओर है। एम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देते हैं, एल यहाँ बैठा देते हैं दाईं ओर, एम के एल के ठीक दाईं ओर, बिल्कुल सही। एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में, एन और एल, ठीक है, सही जा रहे हैं। पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हो, पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एन। नेक्स्ट आते हैं कथन और निष्कर्ष के आधार पर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, क्या ये सही है? तो देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। कथन 2 बोल रहा है जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों में कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता भी घट जाती है। ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। फिर कथन दे दिया, मैन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। तो क्या यह धारणा, कौन सा धारणा सही बताएगा? पहला, मैन ग्रिड शहर में विभिन्न हिस्सों पर विद्युत संरचन के लिए उत्तरदायित्व है। विभिन्न विद्युत संरचन, इसका यह उत्तरदायित्व है, ये जिक्र नहीं किया है, मतलब पहला गलत बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति प्रबंधन के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। तो ये हो सकते हैं, आपूर्ति प्रभावित हुई यानी बैकअप पावर इंस्टॉलेशन हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन का लेकिन जिक्र नहीं किया, इंस्टॉलेशन का जिक्र नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैन ग्रिड शहर में कई हिस्सों में विद्युत संरचन के लिए उत्तरदायी, विद्युत संरचन के लिए ही उत्तरदायित्व होगा, एक सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म जो है ना वह अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा युग्म है? तो यह रखना है, कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है, कौन सा युग्म अभाज्य संख्या अच्छा नहीं है, कौन सा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो 11 और 13 इसका एचसीएफ कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। 17 और 23 इसका एचसीएफ कितना होता है? 1, ये भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। 15 17 इसका भी है। 17 और 34 इसका एचसीएफ 17 होता है, मतलब इसका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला सवाल, भारत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के कौन से शहर में हुआ? तो यह रखना है कितने शहरों में? 6 शहरों में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये बेसिक सवाल, ठीक है, केमिस्ट्री का एकदम बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक। नींबू का रस बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो इसमें कितना है? तो यह रखना है 2.2 पीएच मान। जठर रस में 1.2 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितनी है? तो यार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में 10 है, यह अम्ल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह तो बहुत ज्यादा क्षार है, तो यह 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, CBDA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, जो है वह कौन से पौधे एक उदाहरण है? कौन सा पौधा एक उदाहरण? तो यार में शकरकंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजू और रमन एक कार्य को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक यानी एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 48, या 12 और 16 का 48, 12 के बार में जाता है 4 बार में, 16 3 बार में जाता है, कितना हो गया? 4 3 7 हो गया। तो 7 को अब हम लोग 48 से काटते हैं, तो यार ना 7 का 7 ये हो गया आपका, हाँ, तो 7 7 7 49, 7 बार में 742 होगा। फिर दूसरा वाला करेगा 742, ठीक है, 6 बार में कट गया। अब जो करेगा वो पहला वाला करेगा, तो 4 ये 4 एक बार में करेगा, एक दिन में करेगा। बचा कितना?
तो बचा सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, 4 मतलब 42 तक कट गया था तो बचा 6, तो एक वाला कर लिया मतलब 4 खत्म हो गया तो सिर्फ 2 बचा, तो 2 और कौन करेगा, ये 3 वाला करेगा। ठीक है, 3 करेगा तो 2/3, 6 6 12 और 1 13 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ईजी है, सबसे पहले इसका चाल स्पीड ज्ञात करना है। तो 275 दूरी बटे चाल यानी समय, तो 5 से 25 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसमें जो है ना 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका स्पीड। अब ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल हमें जाना है तो 250 अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चिपको आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत बता रहा। सबसे पहले क्या बता रहा है, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। क्या यह एक हिंसक आंदोलन लग रहा था आपको? नहीं, हिंसक आंदोलन नहीं था। देखिए, चिपको आंदोलन जो राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ था 18वीं शताब्दी में। यह मुख्य रूप से व्यवसाय की गई वन के जो कटाई हो रहे थे ना, उसी को रोकने के लिए था। तो गांव वाले जो है ना पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, इसीलिए इसके विरोध में यह किया गया था 26 मार्च 1973 को जो है, नहीं ये 73 तो उत्तराखंड में हुआ था। 18वीं शताब्दी में, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन जो है ना एक गांव वालों के द्वारा मार पीट नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यह जो है आपके पेड़ों से चिपक गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है राजा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री है तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है, 2n - 2 × 180 डिग्री बटे n होती है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको निकालेंगे, 160 उधर चल जाएगा, n उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 180n - 18 × 36, 180n - 18 × 36 इजिकल टू इधर हो गया 160n। तो 160n इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 20n, और इधर चल जाएगा 360 उधर चल जाएगा तो 360। ये 1 0 कट गया, 2 18 12, n इजिकल टू 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है वह उसकी ऊंचाई 4 के सार्वअंतर के साथ समांतर श्रेणी में स्थित है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग की इकाई है। तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग माना कि वह बोल रहा है कि पहला वाला जो है ना आपका समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा उसकी ऊंचाई का सार्वअंतर है, यानी पहला जो भी है उससे दूसरा वाला 4 कम है। ठीक है, मतलब 4 ज्यादा होगा तब ना सार्वअंतर 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर मान के चलो कि समलंब का जो चतुर्भुज है उसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा उसकी समांतर श्रेणियों के ही सार्वअंतर है, इसीलिए सार्वअंतर 4 दे दिया। तो ये श्रेणी कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं h - 8 पहला वाला, तो दूसरा वाला डेफिनेटली h - 4 हो जाएगा। क्यों, इसमें 4 ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सार्वअंतर 4 है तो इसमें 4 ज्यादा हो जाएगा। चलिए सही है। तो अब यहां पर यही फॉर्मूला अपनाएंगे, तो हाफ हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ देना है, h - 8 प्लस h - 4 इजिकल टू हाइट इजिकल टू दोनों का क्षेत्रफल कितना था 160। 2 उधर चल जाएगा तो 320 हो जाएगा। नहीं ले जाते हैं, काट देंगे यहीं पर। तो ये हो गया h और h, 2h माइनस प्लस 8 और 4 12 बटे 2 इजिकल टू 160। तो 2h - 12 इजिकल टू 160। ठीक है, तो 160, तो h मेरा यहाँ क्या निकलेगा, ये h उधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 320 हो जाएगा, और 12 उधर फिर जाके जुड़ जाएगा तो 320 और 12 कितना हो जाएगा 332 हो जाएगा आपका। नहीं कटेगा, सॉरी
इसको फिर द्विघात समीकरण में चल जाएगा आपका, क्योंकि 2 गो एच है और ये गुना वाला एच अभी है, ये है, द्विघात समीकरण में चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, इसको छोटा पहले कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, 1/2 एच माइनस 8 प्लस एच माइनस 4 इंटू एच इज इक्वल टू 160 हो गया। ठीक है, चलिए सही है। अब 1/2 ये हो गया H2H माइनस 12 इंटू एच इज इक्वल टू 160 हो गया। सही है, सही है। एच माइनस ये हो गया आपका एच माइनस ये 2 अगर कॉलम 2 अगर कॉमन में ले लेते हैं तो ये 2 निकल जाएगा, 2 से यहाँ 2 निकल जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा एच माइनस 6 इंटू एच बराबर 160 और ये 2 कट जाता है। ठीक है, तो एच माइनस एक्स ये हो गया आपका, इससे गुना करेंगे तो एच स्क्वायर देख रहे हैं माइनस 6 माइनस 160 उधर से इधर ले आएंगे। ये आपका द्विघात समीकरण। इसको अगर फिर निकालेंगे तो पहला और लास्ट वाला गुना करेंगे, 160 एकम 160 और 160 को फिर तोड़ेंगे तो 16 और 10 में टूटेगा, 16 और 10 में टूटेगा तो 16 और 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो x बराबर ए को निकलेगा -10 और दूसरा वाला निकलेगा 16। तो ये 16 ही समझते हैं, -10 वाला नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो 16 अगर निकाले तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 और इससे 4 कम पहला वाला संख्या हो जाएगा 8, तो 12 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अनुपात जो है वह क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 8। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 4 का पहाड़ा में काटेंगे 12 और 8 को, तो 4 तिया 4 दूनी 3:2 हो जाएगा राइट आंसर। 3:2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत बड़ा है। सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया तो उसका भूतल की जो छाया है ना मीनार की, वह 40 डिग्री 40 इंटू √3 मीटर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें मीनार बना लेना है। अगर ये सी है ना, ये डी आया, सी से डी तक आया तो ये डेफिनेटली ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। यहां से यहां आया ना तो इसका 40√3 इसका छाया बढ़ गया। ठीक है, 60 से 30 गया तो वह छाया बढ़ गया। चलिए अब बोल रहा है कि इसका मान निकालना है, इसका और इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज tan 30 डिग्री निकालते हैं। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, AB बटे BC, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे, तो AB बटे BC टोटल हो जाएगा। तो AB बटे BC, AB को H माने हैं, BC कितना है, तो ये X इसको माने, BD अगर X मानेंगे तो X प्लस 40√3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। क्या हो गया जी, चलिए तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री 1/√3 इजकल टू होगा H बटे X प्लस 40√3। तो ये हो गया आपका X प्लस 40√3 इजिकल टू √3H हो जाएगा। सही है, ठीक है। चलिए तो फिर ABD का मान निकालेंगे। ये टोटल ABD था, ABD यहाँ का मान निकालेंगे। तो ये H था, ये X था, तो उसका मान निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री इजिकल टू AB बटे BD। AB कहता था H, X BD कहता था X, H था, X था, तो फिर ये tan 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा, √3 इजिकल टू H बटे X हो जाएगा। तो H बटे X हो जाएगा, यानी H बराबर कितना हो जाएगा, X√3। H बराबर मतलब हाइट निकल गया मेरा H√3। अब H√3 जो है वह X का मान पर हमें बैठा देना है। तो शुरुआत में क्या माने थे, क्या हुआ था, X प्लस 40√3 निकले था, तो इसके जगह पर √3 H बटे √3 लिख देंगे प्लस 40√3 इजिकल टू टोटल का मान कितना था, √3H। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो H वाला एक साइड ले आएंगे और 40√3 इधर रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका H √3H इधर रखते हैं, √3H
माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो h बटे √3 इजिकल टू 40√3। ठीक है, अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2h बटे, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 2h बटे, ठीक है, जैसे इसको हल किए तो हो जाएगा 2h बटे √3 कट जाएगा तो 120, h बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, हमको लग रहा है मतलब डिस्टर्ब हुआ होगा। चलिए फिर से हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, जो यह था वह यहां से यहां d था, इसको यहां से बढ़ा दिया ना तो ये 40√3 बढ़ गया था, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इसी को निकाल लेते tan 30 डिग्री मैंने 1 बटे √3 इजिकल टू हो गया था h बटे x प्लस 40√3। तो x प्लस 40√3 इजिकल टू क्या होता है √3 पर h। अब निकालेंगे tan 60 वाला, यानी इसका और इसका, तो h यहाँ माने थे, यहाँ x माने थे, इसका निकालेंगे तो निकालते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा √3 इजिकल टू h बटे x। h का मान कितना है h ही है, और x का मान कितना निकला, अभी h का मान निकला हमारा √3 नहीं h बटे, इसको x माने थे ना x, हाँ, तो x बराबर क्या हो गया, तो याद रखना x बराबर हो गया आपका √3 बटे h बटे √3। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमें यहाँ जो निकाले थे x प्लस 40√3 इजिकल टू 3h, वह x के जगह ये बिठा देना है, तो ये x के जगह क्या बिठाना है, h बटे √3 प्लस 40√3 बराबर √3h। अब इसको जो है h एक साइड ले आ जाएंगे, तो ये √3h माइनस h बटे ये उधर ले जाएंगे h बटे √3, और ये 40 इधर है तो 40√3, इसको एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो गया, √3 गुना √3 3h माइनस 1h, तो 1h सिर्फ बचेगा इजिकल टू 40√3। तो ये √3 3 हो जाएगा, 3 4 12, मतलब h इजिकल टू कितना हो गया 120 हो गया, निकल गया h इजिकल टू 120, तो h इजिकल टू 60 हो जाएगा। इधर 2h निकलेगा, 2h सॉरी यहाँ 2h हो जाएगा, 2h बराबर 120, तो यह जो h इजिकल टू कितना निकला 60 निकला, तो 60 ही राइट आंसर हो जाएगा। 60 है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रखना है स्टार्च है। भारतीय संविधान के 243 अनुच्छेद पंचायत की कौन सी विशेषता को गठन करते हैं, तो याद रखना है सीट पर आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पंचायत की अवधि बताता है, सॉरी, पंचायत की अवधि बताता है अनुच्छेद 243E। ठीक है, पंचायत की अवधि बताता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, स्पीड ले जाना है। जुलाई 2022 तक जनवरी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र जो है, यह योजना किसके लिए बनाया गया, इसकी अवधि जो है 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरक्षित की। ये मतलब करंट अफेयर है, तो इतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, 2022 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 2025-26 तक लक्ष्य रखा गया। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष बनाया गया था, भारत का पहला गणतंत्र दिवस या किस वर्ष बनाया गया था, 1950। इंटीग्रेशन काउंटर जो है उत्तर की ओर मुख करके कुछ यात्री एक पंक्ति में खड़ा है, पंकज जो है बाएं से 9वें स्थान पर है, पंकज बाएं से 9वें स्थान पर है। अब बोल रहा है कि पूजा दाएं से 17वां स्थान पर है, पूजा जो है दाएं से 17वां स्थान पर है। पंकज और पूजा को आपस में अगर बदल दिया जाए तो पंकज नए स्थान बाएं से 15वां स्थान हो जाएगा, ये अगर यहां चल जाएगा पंकज तो ये 15वां हो जाएगा। ठीक है, 15वां हो जाएगा बाएं से। पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या कितनी है, तो अगर ये टोटल 15 हो जाएगा तो इधर कितना था और 16 था, टोटल 31 हो गया। अगर 31 है तो 17 उसमें घटा देंगे, इधर 31 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में 17 हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, मतलब बीच में 5 छात्र थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 64, सरल करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, सब जो 6 है ना सबके साथ गुना होगा, 6x³ माइनस 6 दूनी 12
एक्स स्क्वायर प्लस चौथी 18 एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बताना है, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी हमें ढूंढना है। तो ये हो गया अब क्यूब, ये 6 क्यूब यहाँ हो गया, 6x क्यूब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एगो एक्स क्यूब है, तो 6x क्यूब में एगो एक्स क्यूब घट गया तो 5x क्यूब, ठीक है, सही है। ये 12x स्क्वायर, हाँ एक ही को है तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x में 2 एक्स घट गया तो 16x प्लस 3। क्या ये सही है? 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3 कहाँ है? तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल में कितना हिस्सा पर स्थित है? तो जानना है 2.4%। उस आकृति का चयन करना जो आगे है। तो 4 का भाड़ा सबसे पहले 4 एकम 4 1 5 5 दूनी 10 2 12 12 दूनी 12 36 और 3 39 गुना 4 39 गुना 4 हो जाएगा आपका 156 और 4, ठीक है 160। फिर यहाँ 160 से 5 गुना करेंगे तो 16 5 80 और 5 805। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आसान है। अगला सवाल 325 गुना 5, इसको गुना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 5, हाँ 16 25 हो जाएगा प्लस 31 गुना 15 21 गुना 31 21 गुना 31 कितना हो जाएगा 651, ठीक है। अब इधर हल करना है, ये हो जाएगा आपका, हाँ इसको हल कर दिए, ये हो गया तो 63 में 52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 और 22 को गुना करेंगे तो 242 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। इसको पहले जोड़ देंगे तो 2276 और 242 घटा देंगे तो हो जाएगा 2034। देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहित वेतन का 15,000 प्रति माह कमाता है, अपने घर में 5,000 रुपये, बिलों पर 2,000 रुपये और शेष राशि अपनी मासिक बचत कर लेता है। मतलब सबसे पहले क्या किया, 15,000 खर्चा किया, 5,000 घटा दिया मासिक खर्च के रूप में, तो कितना बचा 10, फिर 2,000 खत्म कर दिया तो 5,000 जो है और 5,000 और 2,000 ये दोनों खत्म कर दिया तो 7,000 खत्म हो गया व्यय के रूप में। तो बचा कितना 8,000। अब 8,000 जो है वह आपका शेष बचत हुआ, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर दिया तो 1 वर्ष के द्वारा उसकी बचत ज्ञात कीजिए। अच्छा 8,000 रुपये टोटल वह जो आपका 1 वर्ष में बचत कितना हो जाएगा, 8 वर्ष अगर 8,000 रुपये हर माह बचा लेता तो 1 वर्ष में कितना, तो 12 से गुना कर दें, 12 × 96,000, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि तो 1 वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत 1 वर्ष में कितना वो बचत करता, तो 1 वर्ष में कितना बचत कर लेता था। तो टोटल 96,000 में अगर हम 8,000 यही घटा देते हैं, काहे कि वो जो उसका जन्मदिन था तो एक ही महीना वो जन्मदिन कमाए ना, मतलब सेलिब्रेशन किया तो 8,000 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यार ना 88,000 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन जो है -0.5 है तो उसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना वह वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ABCDEFG 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर में एक में रखा गया, यानी एक के ऊपर, यानी एक यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5 6 7 ऐसे ही, मतलब सीरियल बाय सीरियल रखा हुआ है। अब बोल रहा G और B के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं तो G को अगर यहाँ रखते हैं, B को यहाँ रखते हैं, यानी इसके बीच में और 2 है। B सबसे नीचे रखा गया है। अच्छा B सबसे नीचे हो गया तो G फिक्स है 4 नंबर में हो जाएगा। F को D के ठीक ऊपर में रखा है, F को जो है ना D के ठीक ऊपर में रखा है। A को नीचे से 5वें स्थान पर है, यानी 5वां स्थान पर A है। E जो है ना सबसे ऊपर में है, E 7वें स्थान पर है। D और A के बीच में कितने डिब्बे हैं, अगर F और ठीक नीचे D है तो बिल्कुल तीसरा नंबर में F हो जाएगा और दूसरा नंबर में D हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर 7 कहीं नहीं है। तो बोल रहा है E के ऊपर में, हाँ D और A के बीच में कितना, तो 2 G और E। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है 23 अगस्त 2015। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में
पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 के कंटेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो याद रखना है नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का प्रत्येक जो है 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले ठोस कच्चे बनाए जाएंगे? तो गोले का यहाँ क्यूब निकालना है। ठीक है, गोले का क्यूब बड़ा वाला और गोले का क्यूब छोटा वाला, दोनों को भाग दे देना है। तो बोला जाए 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो टोटल कर जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 6 3 को है और नीचे वाला का 0.3 ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल कट जाएगा 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी, और 3 को 0 नीचे है तो ऊपर, 3 को पॉइंट नीचे है तो 3 को ऊपर चल जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अब 3 को 0 8000। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट में था इसीलिए 3 को 0 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 2 वर्ष में के बाद जो है मिश्र धन 8250 है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या किया, उसका मिश्र धन दे दिया है, मूलधन नहीं दिया है। ठीक है, तो मूलधन हमें निकालना पड़ेगा। तो मूलधन इक्वल टू क्या होती है? अच्छा, मिश्र धन इक्वल टू क्या होती है? तो मिश्र धन जो होती है वह 8250 इक्वल टू मूलधन प्लस मूलधन और एक बार जोड़ेंगे पी आर कितना है 12.5, यानी 12 24 एक 25/2, और 2 साल के लिए, और ये 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 8 है, ये कट जाएगा 2 चौके, ये हो गया P प्लस P/4, तो P प्लस P/4 यानी 5 एकम, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5 P/4 इजिकल टू 8250। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 4 ऊपर गुना में, इधर 5 इधर भागा में, तो 5 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 32 5 चौक 30 5 5 25 से 0 165 गुना 4 कितना हो गया? लगभग 66। हाँ 66 से लगभग हो जाएगा। 1 0 6 5 20 2 और 6 24 से 25 26 4 4 5 6, ठीक है 6600। अब इस 6600 जो है मेरा मूलधन निकला, तो इसी का जो है हमें साधारण ब्याज निकालना। तो 12 24 25/2 और 2 वर्ष के लिए, तो 2 को 0 2 0 ये 2 0 ये 0 कट गया, तो 66 गुना 25, तो 25 चौक 150 25 चौक 150 और 15 165। राइट आंसर जो हो जाएगा 1650। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माध्यिका वर्ग हमें ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माध्यिका वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया। अगर हमें निकालना पड़ेगा सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना है तो इसका निकालेंगे सबसे पहले 12, दूसरा वाला हो जाएगा 12 और 15 17, 13 और 17 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 40, 40 और 10 50, मतलब टोटल कितना है 50। ठीक है, और 50 जो है आपका एवरेज कितना हो जाएगा n/2, तो n/2 यानी 2, तो 25 मानते हैं, 25 मेरा एवरेज निकला। 25 के आसपास कौन वाला संख्या है? 25 के आसपास आपका हो जाएगा कौन वाला संख्या है? 25 के आसपास बिल्कुल 15 है, 25 के आसपास 15 है, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। 15 का निम्न संख्या माध्यमिक वर्ग क्या है? 50 और 100, तो 50 और 100, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ईजी आसान है। ठीक है, क्या किया, सबको जोड़ दिया, कितना हो गया 50, और उसी का एवरेज ले लेना है, 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग जैसे ही देंगे तो वो कितना है 25, 25 के आसपास कौन है? 25 है, 15 है, उसी का जो निम्न वर्ग और अधिकतम वर्ग है वही उसका माध्यमिक वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, एक्सप्लेन शब्द का स्वर और अंग्रेजी वर्णमाला में उनके आने वाले अक्षर में बदल दिया गया, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला से उसके आने वाले अक्षर को बदल दिया, तो इसी प्रकार से बनने वाले शब्द जो है वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे में तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या किया, एक्सप्लेन को सबको बदल दिया, तो जो है हाँ ई का बाद क्या हो जाएगा एफ, एक्स एक्स के एक्स डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है उसके पहले वाला, और एल का उससे पहले क्या हो जाएगा, नहीं पी है ना, तो पी के ओ हो जाएगा, और एल के पहले क्या हो जाएगा जे के एल, उसके बाद ए के बाद बी होता है क्योंकि ए स्वर है, और आई के बाद क्या होता है जे, और एन के बाद एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा,
कौन सा अक्षर हो जाएगा। तो दाएं सिरे से अगर, अच्छा फिर उसको बोल रहा है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल नंबर में हमें फिर लिख देना है। तो सबसे पहले बी होगा, फिर एफ, फिर जे, फिर के, फिर एम, फिर ओ डब्ल्यू। ठीक है, यही होगा। तो तीसरा नंबर में एम हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा सप्ताह का दिन बनेगा। तो 1 जनवरी और 2011 सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जनवरी जो है आपका 2011 लीप ईयर तो नहीं है, तो सामान्य वर्ष और प्रथम वर्ष के जो दिन थे ना वो समान होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। अगर सामान्य वर्ष है यानी लीप वर्ष नहीं है, तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन ये दोनों सेम दिन होगा। तो यहाँ शनिवार है तो यहाँ भी शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगला साल एक ही दिन बढ़ता है और लीप ईयर रहता तो पहला और लास्ट वाला जो है ना एक दिन बढ़ जाता। चलिए अगला सवाल 79। तो माइनस को क्या कर दिया भागा, गुना को क्या कर दिया प्लस, भागा को क्या कर दिया गुना और प्लस को कर दिया माइनस। बस तुरंत हल करना है। 3 6 का 18, 14 दूनी 28 और 6 हो गया 34 माइनस 12 22 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी जोकर सर्कस है, सभी जोकर सर्कस है, सभी जैसे आ गया सब सारे घोड़ दिए। सभी सर्कस जो है ना वह घुड़सवार है, सभी सर्कस घुड़सवार है। ठीक है, सभी जोकर तमाशे भी है, सभी जोकर तमाशे भी है। अब यहां निष्कर्ष क्या निकालना है, बोल रहा है कि कुछ घुड़सवार तमाशे हैं, कुछ घुड़सवार तमाशे, बिल्कुल टच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, कुछ सर्कस भी जोकर है, कुछ सर्कस भी जोकर, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन दोनों को है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता है जो है वह कितनी हो जाएगी। तो वही फोकस दूरी जो है वह 1/f होती है लेंस की क्षमता। तो 1/f, तो 1/f जो होती है वह सेंटीमीटर में होती है। तो इसको मीटर बदलने के लिए 1 को 100 मीटर, सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर बटे यह 50। ठीक है, और अपसारी लेंस में हमेशा माइनस होती है, याद रखना माइनस। ये जीरो मतलब 2 -2 डायप्टर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया से निरूपित किया गया, तो कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। NaCl और RO2 जो है वह NaOR और ये क्लोरीन और R2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शोषण के दर में प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे में क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन की ऑक्सीकरण होगा और पोषण जो है अभाव पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 बी राइट आंसर हो जाएगा, पौधे सूख जाएंगे। चलिए 84 नंबर सवाल आते हैं। सबसे पहले जे जो है ना, जी बड़ा है, एच बड़ा है, जे बड़ा है, लेकिन बराबर भी है, याद रखना। जी बराबर है आर से, आर बड़ा है जेड से, जेड के बराबर है ई और ई बड़ा है डी से। अब पहला वाला बोल रहा है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, क्या जी बड़ा है जे से, जी बड़ा है जे से, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 पहला ही सही है। अगला 3 अंकीय आधारित संख्या बताया गया। ठीक है, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक संख्या और प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए और इस प्रकार निर्मित किसी संख्याओं का पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक का पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला में मतलब जो पहला संख्या है ना उसी में से एक जोड़ दिए, तो 543 है तो 643 हो जाएगा। ठीक है, वो 700 तो 869 हो जाएगा, ये 652 हो जाएगा और आगे हो गया 442 हो जाएगा और 345 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सही है। चलिए सही है। अब यहां पर बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षर है जो पहला और तीसरा से जो है ना मतलब कटेबल है,
पहला और तीसरा वाला। तो ये वो 3 दूनी 6 ये पहला वाला कट रहा है, ये 2 3 6 ये भी कट रहा है, और 2 दूनी 4 ये भी कट रहा है। मतलब 3 वो ऐसे अक्षर है जो इकाई अंक जो है ना सैकड़ा को काट दे रहा है। तो 3 अंक ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 108 और 144 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? तो 108 और 144 का ना 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, महत्तम समवर्तक निकालने का विधि अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है, जो विद्यार्थी नहीं पता है तो ऐसे निकालेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले ना ये छोटा वाला संख्या 144 से भाग देंगे। देखिए निकालने का बहुत बड़ा तरीका, बहुत ज़्यादा, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जो मैच कर रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। हम एकदम विधि बता रहे हैं। 108 को जो है ना 144 से भाग देंगे, तो 108 एकम 108 हो गया। ठीक है, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 8 14 6 3 4, हाँ 36 हो गया। अब 36 को इसको फिर कटेबल को 108 को ये भाज्य जो है भाजक, इसको फिर यहाँ रख देंगे। तो 36 का पारा के बार में कटेगा 108, तो यार ना 36 दूनी 72। तो 36 तिया कितना होती है? 36 18 3 तिया 9 1 10। हाँ, तो 36 तिया 108 हो जाएगा। और जहां पूरा पूरी कट गया उसी का भाजक जो है ना वही एचसीएफ हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 12 बता दिया, गलत था। 36 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक C2H6 C3H8 यह इकाई अंतर है और श्रेणी के संबंध में है। कौन से श्रेणी के संबंध में है? तो CH2 समजातीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कौन से बीच होने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय टीमों की प्रशिक्षित करने और मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता प्रदान करने हेतु योजना की विस्तारित की गई? तो कौन से सालों में किया गया? तो बिल्कुल 2022 से 2026 की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई का मान नहीं है? तो याद रखना है वह किलोवाट नहीं है। चलिए अगला सवाल आते हैं। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना यह जो है ना बंगाली और कोक बरोक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह ना कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरल करना है, बहुत ईजी है। 1/3 है और पावर में -3 है, तो -3 है यानी इसको पलट देंगे। तो 1/3 को पलट देंगे तो सिर्फ 3 और इसका पावर 3 हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे क्योंकि पावर में माइनस है तो 5, ऊपर में 4 हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो 15 हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा। तो 3 3 9 होती है 27, 5 5 25 25 25 5 125 125 25 625 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। सबको जोड़ देंगे तो कितना? 877 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर पावर में माइनस रहेगा, अगर पावर में माइनस, इसको पलट के देना है। तो ये 3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे को कोई वैल्यू नहीं, तो खाली 3 बचेगा। और सही बना सकते हैं। अगला सवाल, और पावर सेम रहेगा। ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वह प्रकाश को विस्तारित रूप से विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है, मतलब विस्तार विधि के द्वारा। ठीक है, तो विस्तार मतलब फैलाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर दे दिया है सवाल, यहां से सवाल बनते हैं पाई चार्ट से। तो 94 नंबर यहां पर बोल रहा है कि दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की कितनी शाखाओं की औसत उत्पादन न्यूनतम है? किसका औसत जो है न्यूनतम हो जाएगा? तो सबको हमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबको ढूंढेंगे। तो ये पहला वाला जो 2018 है उसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 45। अच्छा, 4 वर्षों में दिया ना। तो 2018 19 सब का, तो 2000 एक्स का मतलब पहला वाला एक्स है ना, तो 50 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया और 50 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 200 हो गया और 4 से भाग देंगे तो 50 राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला एक्स 50 हो जा रहा है एवरेज। दूसरा 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 फिर 55, सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। ये दूसरा, इससे भी कम है। तीसरा वाला 45 40 40 60, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। ठीक है, 185 और 4 से भाग देंगे तो लगभग 46 समथिंग हो जाएगा। तो तीनों में से सबसे कम ये है 45। तो देखा जाए तो सबसे कम कौन है? वाई। ठीक है, तो वाई वाला सबसे कम है, बीच में वाई था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दे दिया बॉडमस से सवाल। ठीक है, तो सवाल बनते हैं 9 प्लस को क्या कर दिया? तो प्लस को जो है ना, नहीं गुना है, गुना को प्लस कर दिया 8,
फिर प्लस को भागा कर दिया 4, फिर माइनस को गुना, माइनस को क्या कर दिया, माइनस को आपका गुना कर दिया 8 और भागा को माइनस कर दिया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और जोड़ देंगे 8 9 27 माइनस 5 22, 27 नहीं, कहाँ गलती की है, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 80 है, मतलब अगर मान के चलिए पुत्री का उम्र जो है, पुत्री का x मानते हैं तो पिता कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब बोल रहा है 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री से 7 गुनी थी, यानी अगर इसमें 8 घटाएंगे और इसमें भी 8 घटाएंगे, ये जो है ना 7 गुनी हो जाएगा, 7 इधर कर देंगे छोटा में तो वाला बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल करते हैं। सबसे पहले क्या किया, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 80 में 8 घट गया तो कितना हो गया 72 माइनस x इजिकल टू 7x माइनस 7 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 7x, इधर x इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6x, घट जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा, और ये माइनस 56 है उधर चल जाएगा तो प्लस 56 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 8 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 5 12 128, मतलब 128 इजकल टू 8x बच गया, तो x इजकल टू 128/8, तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो बोल रहा है 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष जोड़ेंगे ना तो इसमें, क्योंकि 8 वर्ष पहले का जिक्र था, और 2 16 यानी 8 24, तो पुत्री का उम्र कितना है 24, पुत्री का ही पूछ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया था, तो याद रखना यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT के द्वारा यह विकसित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसमें वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं, कौन सहायक होते हैं, तो यार पित्त लवक वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं, इंपॉर्टेंस वाले, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 99 नंबर सवाल आते हैं, सबसे पहले जो है ना k सबसे बराबर है u का, और k बड़ा है g से, g बड़ा है o से, o बड़ा है y से। ठीक है, y बड़ा है l से, l बड़ा है p से। अब देखिए कौन सा कथन सत्य बता रहा है। सबसे पहले क्या किया कि o बराबर है p का, o बराबर है p का, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना k बड़ा है g से लेकिन बराबर भी था, याद रखना ये बराबर भी आता है, और इधर बराबर नहीं था, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा y बड़ा है l से, y बड़ा है l से, नहीं l तो ऊपर में है, y और नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। k बड़ा है p से, k बड़ा है p से, तो k बड़ा है, बिल्कुल k सही है, k बड़ा है p से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को संबोधित करता है, तो यार ना अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 78 हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करता है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक 100 सवाल खत्म कर दिए हैं हम लोग, मैथ रीजनिंग वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो जितने भी जीके जीएस है, करंट अफेयर्स हालांकि वो काम नहीं देगा, सवाल बन भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, 2 साल पहले भी करंट अफेयर पूछते हैं, तो ये सारे सवाल हम लोग 100 सवाल देख लिए। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था, 18 अगस्त 2022 को 3rd शिफ्ट में रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है, पूछा गया, तो टोटल शिफ्ट का टोटल हम उठा के लेके आए। ठीक है, तो बहुत ही धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो जुड़े रहिएगा, और हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे बातों को जरूर तवज्जो दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा 6ठा लेक्चर है, इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा, और ये सारे जो PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।